हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आए। हम सभी स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, जिससे वो अपनी सक्सेस एंड स्ट्रगल स्टोरी बता सकें। क्या क्या उन्होंने लाइफ में मिस्टेक्स की, कैसे उन्होंने सही तरीका सीखा, कैसे तैयारी की, वो सब ये स्टूडेंट्स बताएंगे, जिनसे आपको तैयारी करने के लिए सही डायरेक्शन पता चलेगा। आज का इंटरव्यू बहुत खास है। हमारे साथ जोधपुर से रीचा सिंघवी जी है। इनके 670 मार्क्स है यूआर कैटेगरी से। और खास बात ये है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो इनसे हम सभी चीजें जानेंगे। तो रीचा जी, पहले तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन इस सिलेक्शन के लिए। Thank you, sir. Thank you so much for giving me a platform to share with some thoughts with you for this success story and my journey. थैंक यू। तो स्टूडेंट, ऐसा हुआ था कि जब ये टीआरए जीआरए का रिजल्ट आया था, तो सबसे पहले मैंने खुद ने रीचा जी का ही रिजल्ट देखा था। तो उसमें रीचा जी का था नहीं, प्रोविजनल में था। क्योंकि आरएससीआईटी में कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक्स थी। तो बाद में जाकर के इनका सिलेक्शन हुआ, वो करेक्शन वगैरह करवाने के बाद। तो रीचा जी, पहले तो ये बताइए, जब आपने पीडीएफ में अपना रिजल्ट देखा, जब रिजल्ट आया था, तो पहले कट ऑफ देखी थी या रोल नंबर ढूंढा था, फिर आपको मिला नहीं, फिर क्या हुआ, और जब फाइनली सिलेक्शन हो गया तो कैसा लगा आपको, फैमिली को? सर, जिस दिन रिजल्ट आना था तो हम सब एक्साइटेड थे कि आज रोल नंबर देखने को मिलेगा लिस्ट में। शाम को करीब 7 o'clock मेरे पास फ़ोन आया। मैं एक्टिव नहीं थी उस वक्त मोबाइल में। तो फ्रेंड का फ़ोन आया कि जीआरए का लिस्ट निकल गया है, तेरा रोल नंबर दे, तेरा रोल नंबर चेक करते हैं। तो मैंने उनको दिया रोल नंबर और मैं भी उस वक्त लिस्ट में अपना रोल नंबर देख रही थी। मुझे नहीं मिला। आई वाज शॉक्ड कि क्या हुआ, रोल नंबर क्यों नहीं मिला। इधर उधर कॉल लगाए, क्या पता मुझे नहीं मिला, मेरी सर्चिंग में मिस्टेक हो गई हो। तीन चार जगह सबको पूछा, फिर पता चला कि शायद प्रोविजनल में डाल दिया। प्रोविजनल में डाला तो भी मुझे रीज़न नहीं पता था, क्योंकि अराउंड सितंबर या अक्टूबर में हो गया था हमारा डीवी, और डीवी में सब कुछ सही था। जो मिस्टेक उन लोगों ने फाइंड आउट करके प्रोविजनल में डाला था, वो भी मिस्टेक मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से ही रही, आई थिंक। क्योंकि वहाँ एफिडेविट मैंने दे दिया था, मेरे नेम में सरनेम में प्रॉब्लम थी कि रिचा मेहता और रिचा एक है या नहीं, ऐसा कुछ करके। फिर मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया डीटीए में, तो उन्होंने बोला कि आप जयपुर आइए, आपका ये उस वक्त भी उन्होंने रीज़न नहीं बताया, बोले जयपुर में ऑफिस में आइए, फिर बताएंगे कि आपको प्रोविजनल में क्यों डाला। मैं श्योर इसलिए थी क्योंकि सर पहले मार्क्स डिस्क्लोज हो गए थे, तो मुझे पता था कि मेरे 670 मार्क्स है, तो मैं टीआरए का भी कट ऑफ क्रैक कर रही हूँ। तो मैं श्योर थी कि हो तो रखा है पर आया नहीं। फिर मैं जयपुर गई नेक्स्ट डे गई, तो उन्होंने बोला कि आपके आरएससीआईटी के सर्टिफिकेट में सरनेम में प्रॉब्लम है, तो पहले इसको करेक्ट करके लाइए, फिर हम आपको फाइनल लिस्ट में डालेंगे। तो उसमें भी 3-4 दिन लग गए। फिर उन लोगों ने बोला कि हाँ, लिस्ट आ रही है आ रही है, ऐसे करके 1 महीना निकल गया। फिर फाइनली जब लिस्ट आई और उसमें रोल नंबर देखा, तो आई वॉज सेटिस्फाइड कि गवर्नमेंट जॉब लग गई। ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, जो बोर्ड है उसने भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया स्टूडेंट्स को। बोर्ड ने पहले ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया था। स्टूडेंट्स को लग रहा था कि यही डीवी हो रहा है, स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया, डीवी हो गया। फिर उन्होंने ऑफलाइन डीवी करवाया। जब ऑफलाइन ही करवाना था तो ऑनलाइन का कोई मतलब नहीं था। उसके बाद उन्होंने लिस्ट निकाली, 3 4 5 बार लिस्ट निकाली स्टूडेंट्स की कि किन किन के डॉक्यूमेंट पेंडिंग है। अब जब वो लिस्ट निकाल दी, तो बाकी के स्टूडेंट ये मान करके चलेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी नहीं है। उसके बाद भी प्रोविजनल में डालते हैं। तो मतलब जो बोर्ड अध्यक्ष है, उनको सभी नवाचार, सभी इनोवेशन केवल विद्यार्थियों पर ही करने हैं या अपने डिपार्टमेंट पर भी वो कुछ करेंगे?
उनको उन्होंने पहले चेक किया और जब डॉक्यूमेंट सही मिले तभी तो उन्होंने पेंडिंग डॉक्यूमेंट में नहीं डाले और उसके बाद प्रोविजनल में डाला जा रहा है। उसके बाद भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आप एफिडेविट ले लीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि एफिडेविट से काम नहीं चलेगा, आप तो आरएससीआईटी में करेक्ट करा कर के लेकर के आओ। तो ये बहुत ज़्यादा गलत किया। बेसिकली सर मेरा क्वेश्चन भी उन लोगों से यही था कि अगर डीवी लिया है और वहां पर आपने सेटिस्फाइड करके भेजा है कि यस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, उसके बाद शॉर्ट कमिंग्स की 7 to 8 लिस्ट निकली, उसमें भी आपका रोल नंबर नहीं है, तो हम यही थे कि भाई फाइनल लिस्ट में आ रखा है और रिजल्ट आया उस दिन, शॉकिंग न्यूज थी कि प्रोविजनल में डाल दिया और रीजन भी नहीं पता। स्टूडेंट ऋचा जी के साथ एक और ट्रेजेडी हुई। इनका आरएचपी में सिलेक्शन था, तो इनके शायद ना उसमें अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक आ रही थी, तो उसमें ये डीवी के लिए नहीं जा पाए। तो ऋचा जी वो भी बताइए कितने मार्क्स थे आपके और क्यों नहीं जा पाए आप। सर मार्क्स तो अराउंड 276 या मार्क्स थे। और नहीं जाने का रीजन सर एक्चुअली ये लोग हाउसिंग बोर्ड वाली वैकेंसी में 4 बार उन लोगों ने बुलाया था डीवी के लिए। 3 बार मैंने जयपुर के टिकट्स कराए, मैं गई हूँ और हर बार स्टे ऑर्डर आ जाता, जिस दिन डीवी है उसी दिन स्टे ऑर्डर आ गया और वापस बैक टू पवेलियन घर आ गए बिना डीवी कराए। 4 टाइम भी ऐसा ही कुछ हुआ, उन्होंने बुलाया और मॉर्निंग में स्टे ऑर्डर आ जाता है, टिकट्स कराए हुए स्टे ऑर्डर आ गया कि कल डीवी नहीं होगी, तो मैंने वो भी कैंसिल करा दिया। इवनिंग में वापस स्टे ऑर्डर हट जाता है और मेरे पास इस बारे में कोई न्यूज़ नहीं थी और जो लोग डीवी के लिए पहुंचे उनका डीवी हो गया। नेक्स्ट डे भी डीवी हुआ पर किसी कंटीजेंसी से मैं पहुंच नहीं पाई, पर मुझे लगा कि ये लोग एक चांस तो देंगे, क्योंकि जैसे हाउसिंग बोर्ड, जैसे अभी गवर्नमेंट की ये जो वैकेंसी है टीआरए वाली, उन्होंने लगभग पता नहीं कितने चांसेस दिए अपनी शॉर्ट कमिंग्स को कवर अप करने के लिए। तो मुझे लगा कि ठीक है नेक्स्ट डे या 4 दिन बाद चले जाएंगे, फोन करके पूछेंगे, हो जाएगा। तो मैं इसमें रही और मैं नहीं गई। कुछ 4-5 दिन बाद मैंने उनको फोन किया कि सर हाउसिंग बोर्ड में मेरे को डीवी करानी है और मैं कुछ रीजन से या घर की इमरजेंसी की वजह से मैं आ नहीं पाई और स्टे ऑर्डर का मुझे यही पता था कि स्टे ऑर्डर हटा नहीं है, तो मैंने टिकट्स भी कैंसिल करा दिए। तो आप मुझे डेट दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, मैं आके अपना डॉक्यूमेंट चेक करवा लूंगी। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, जो होना था वो नेक्स्ट डे हो गया, अब हम किसी भी कैंडिडेट को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे डीवी करवाने के लिए, और वो स्टोरी वहीं खत्म हो गई। तो स्टूडेंट अभी हमने बात की आरएसबी आरएसएसबी बोर्ड की कमियों की। आरएचबी ने तो और भी ज्यादा गलत किया। 3-4 बार उन्होंने लिस्ट चेंज की, हर लिस्ट में ऋचा जी का नाम था। डीवी के लिए बुला करके उन्होंने वापस भेजा 3-4 बार। उसके बाद अचानक से बोलते हैं कि आज डीवी है, आज आ जाओ। भाई सभी लोग जयपुर में नहीं रहते ना, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो राजस्थान के बाहर के थे, मुंबई भी रहते हैं लोग, वो अचानक से कैसे जा पाएंगे। और हमारे 2 स्टूडेंट नहीं जा पा रहे जिनके कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स थे, मनोज भाटी जी और ऋचा जी। और अब भी मैं ये मानता हूं कि इस चीज के लिए केस किया जाए तो उनको लेना पड़े। हालांकि इनका सिलेक्शन हो गया है तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये घनघोर लापरवाही है। अब स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते रहते हैं जब हम किसी सीए या सीए स्टूडेंट के सिलेक्शन के बारे में बताते हैं। मेनली कमेंट्स नॉन सीए स्टूडेंट्स के आते हैं, सीए स्टूडेंट के कम आते हैं। तो उनका एक क्वेश्चन रहता है कि भाई जब ये पर्सन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो जूनियर अकाउंटेंट की गवर्नमेंट जॉब क्यों कर रहा है, उस जॉब में आना ही क्यों चाहता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत बड़ी जॉब है, बहुत बड़ा प्रोफेशन है। तो उस पर मैं भी अपने विचार रखूंगा, लेकिन पहले रीचा जी से हम जानना चाहते हैं कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फिर आप ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुझान क्यों रखते हैं, गवर्नमेंट जॉब में क्यों आए आप। सर इसका आंसर देना चाहूंगी, जैसे हम कोई लूडो गेम खेलते हैं तो डाइस पे सबकी निगाह होती है और सब ये चाहते हैं कि सबको 6 नंबर मिले और हम फटाफट फटाफट तेजी से वो गेम पार कर जाए। पर ऐसा सबके साथ तो नहीं होता कि अगर 6 6 नंबर मिले हैं, किसी को 1 भी मिलते हैं, किसी को 2 भी मिलते हैं, छोटे छोटे स्टेप से हम वो सीढ़ियां पार करके उस गेम को अचीव कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। जब मैं सीए कर रही थी तब सोचा था कि चलो बाहर जाएंगे, बाहर
अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करेंगे और ऑफिस होगा तो या खुद के ऑफिस में या ऐसा कुछ अलग प्लानिंग थी। पर वैसे ही कुछ अलग रही सिचुएशंस और मेरी शादी जोधपुर में हुई। जोधपुर में शादी होने के बाद मैंने सोचा चलो प्राइवेट जॉब्स करते हैं। प्राइवेट जॉब में जिस तरीके का रुझान देखा तो ऐसा लगा आज की तारीख में भी जोधपुर में सीए कैंडिडेट को 35 to 40,000 अराउंड दे रहे हैं और उनका टाइमिंग भी लगभग 12 to 13 आवर्स होता है। और कोरोना के बाद तो वर्क फ्रॉम होम आने के बाद तो वो और भी खराब सिचुएशन हो गई कि वो 11 o'clock 10 o'clock भी आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जब 35 और 40,000 ही कमाने हैं तो ये तो गवर्नमेंट जॉब तो बेस्ट ऑप्शन है कि जहाँ पे प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं होती और आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हो। एज एज अ गर्ल कैंडिडेट, किसी की डॉटर, किसी की मदर, किसी की वाइफ, किसी की डॉटर इन लॉ, आपको अपने सारे रोल्स भी सही जगह पे सही टाइम पे अदा करने होते हैं। तो मुझे लगा कि गवर्नमेंट जॉब के साथ मैं सारी चीज सिचुएशन सारी चीजें भी हैंडल कर सकती हूँ, अपनी बेटी को भी अच्छी परवरिश और अच्छा टाइम दे सकती हूँ जो कि प्राइवेट जॉब में तो नहीं पॉसिबल है। दूसरा ये भी कि सर दूसरी हम लोग पिछले 6 to 7 ईयर्स से अपना ऑफिस भी सेटअप कर रखा है जोधपुर में। मैं और मेरे हस्बैंड साथ में ही प्रैक्टिस में है। तो उन्होंने भी मोटिवेट किया कि ऑफिस तो खोल ही रखा है, जब सीए की डिग्री है, सीए की डिग्निटी है, सीए का एटीट्यूड, सीए का नॉलेज, ये सब तो तेरे पास है ही। एक गवर्नमेंट जॉब के साथ ये भी हैंडल कर ही सकती है क्योंकि वो तो 6 आवर्स की जॉब है, 5 to 6 आवर्स की जॉब है, तो दोनों चीजें मैनेज कर सकती है। तो उन्होंने मोटिवेट किया तो मैंने ये भी रास्ता अपना लिया। आपके हस्बैंड भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है? हाँ, मेरे हस्बैंड भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अभी मैं जहाँ बैठी हूँ वो भी हमारा ही ऑफिस है। ठीक है। तो स्टूडेंट, मैं चीज़ों को सिंपलीफाई करता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन क्यों कर रहा है। जैसा कि आपको पता है, मैं और अभिषेक सर भी सी ए सी एस बैकग्राउंड से ही है और हम लोगों ने 8-10 साल सी ए सी एस वालों को ही पढ़ा है, फिर हमने कंपटीशन का पढ़ाना स्टार्ट किया। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं सारे पॉइंट बताता हूँ। देखो, पहली बात तो सभी का सब्जेक्टिव मैटर होता है कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, सीए एक डिग्री भी है और सीए एक प्रोफेशन भी है। तो सीए कर लेने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप सीए वाले प्रोफेशन में ही आप जाते हो। सीए वाला प्रोफेशन तो मेनली प्रैक्टिस है, तो सीए करने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस ही करो। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचर भी तो बनते हैं, तब आप ये क्यों नहीं कहते कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, टीचर क्यों बन गया? तो वो टीचिंग भी करते हैं। तो अलग अलग चीजें होती है। और बहुत सारी वैकेंसीज तो आती कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब में, बीएसएनएल वगैरह में बहुत सारी वैकेंसीज आती है कंप्लीट सीए के लिए। तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि सभी का अपना सब्जेक्टिव मैटर होता है कि वो सीए बनने के बाद किस फील्ड में जाना चाहता है। दूसरा पॉइंट जो ऋचा जी ने बताया कि जब सीए कर रहे थे तब लाइफ के प्लान्स कुछ और थे, तब अपन को लगता था कि अपन किसी सिटी में सेटल होंगे, किसी एमएनसी में वर्क करेंगे। फिर शादी हुई, शादी जोधपुर में हुई, फिर फैमिली वाला भी मैटर होता है। वो सारी चीजें अपन को देखनी होती है कि अपन किस जॉब को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गर्ल स्टूडेंट या फिर जो फीमेल्स हैं उनके लिए, तो देखो बॉयज के लिए फिर भी आसान होता है। अगर सीए में आपको अच्छा पैसा चाहिए तो आपको टाइम टाइम पर जॉब चेंज करनी पड़ेगी, 2-3 साल में चेंज करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस को सेट करना तो और भी मुश्किल होता है। तो गर्ल के लिए गवर्नमेंट जॉब आसान होती है। अगली बात देखिए कि प्राइवेट जॉब में क्या होता है, चाहे सीए की हो चाहे कोई भी हो, प्राइवेट जॉब में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी प्राइवेट जॉब में। अगर मान लीजिए कि कोई टीचर है और किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, उसकी एज 55-60 साल हो गई, तो भी इंस्टीट्यूट या स्कूल ये उम्मीद करता है कि वो 20-25 साल वाले यंगस्टर जितनी मेहनत करें, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपकी मेहनत कम होती जाएगी और आपकी रेवेन्यू बढ़ती जाएगी, जबकि सीए वाली प्राइवेट जॉब में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये बेनिफिट मिलता है। अगला पॉइंट है
कि सीए में ऐसा नहीं है कि अच्छे पैकेज नहीं मिलते, अच्छे पैकेज भी मिलते हैं। यदि आप किसी मेट्रो सिटी में जा रहे हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो, अच्छी आपने स्किल्स सीखी है, अच्छी जगह से आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आपने की है, लेकिन जयपुर जैसे शहर में सीए काम कर रहे हैं, 20-20 हजार रुपए की जॉब में भी काम कर रहे हैं, और 12-12 घंटे की जॉब हो रही है। उनका शेड्यूल आप लोगों को नहीं पता होगा, मुझे पता है कितनी हेक्टिक उनकी जॉब है। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि जॉब आप चेंज करते जाइए, कंफर्ट जोन मत बनाइए। स्टूडेंट ये सोच लेते हैं मेरे को तो जयपुर में ही सेटल होना है, आपको जाना पड़ेगा, गुरुग्राम नोएडा वगैरह सेटल होना पड़ेगा। तो फिर आप 2-3 जॉब वगैरह चेंज करते हैं तो अच्छी खासी आप 8-10 साल की सैलरी, 8-10 लाख की सैलरी आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने पॉइंट्स बताए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स आर बेटर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन, लेकिन वो सभी का अपना सब्जेक्टिव मैटर होता है। लेकिन आप ये ना सोचें कि मतलब ये डाउनवर्ड हो गए हैं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की ज़्यादा प्रेस्टीज है, ज़्यादा इमेज है हमारी सोसाइटी में, उसके साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के साथ। और हस्बैंड भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ऑफिस वाला वर्क तो चल ही रहा है। ठीक है, तो रीचा जी, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भ्रांति आजकल चल रही है। लोग कहते हैं कि जो सीए स्टूडेंट है या सीए है उन्हें कंपटीशन एग्जाम के लिए अलग से पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली एग्जाम दो, आपको तो सब कुछ आता है। एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने देखा, उसमें शिक्षक ने साफ साफ ये लाइन लिख रखी है सीए वालों के लिए कि आपको तो सब कुछ आता है, टीचर आपको क्या सिखा देगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कंपटीशन एग्जाम की अलग से तैयारी करनी पड़ती है क्या? जो नए सीए स्टूडेंट कंपटीशन वाली लाइन में आना चाहते हैं, सीए नहीं हो रहा या सीए बनने के बाद भी, तो वो डायरेक्टली अपनी सीए प्रिपरेशन के बेसिस पर कंपटीशन एग्जाम में पहुंच जाए या अलग से तैयारी करें? टीआरए जीआरए में हालांकि 2 ही सब्जेक्ट आपके पढ़े हुए थे, 10 सब्जेक्ट अलग थे। केवल उन 2 सब्जेक्ट की भी बात करें तो अप्रोच में कितना अंतर होता है कंपटीशन एग्जाम में? सर बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अलग से प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि जो सीए का जो क्राइटेरिया है, सीए का सिलेबस है, सीए के एग्जाम की रणनीति है, और वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इन दोनों में रात दिन का फर्क है। वहां पर हम जिस तरीके की प्रिपरेशन करते हैं वो डीप लेवल की होती है, उसमें एक्सप्लेनेशंस, उसमें आंसर लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन, वो मैटर करता है। जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम फुल ऑन एमसीक्यू बेसिस होते हैं। एमसीक्यू बेसिस में भी एमसीक्यू इस टाइप के आते हैं जहां पर आपको चारों जो एमसीक्यू के जो चारों ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, वरना आप एक टिक करके और उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। मतलब जिसको बोलते हैं कि तुक्का चला लिया, वो चीज नहीं होती है, आपको वहां भी डीप स्टडी करनी होती है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही एग्जाम अपने अपने लेवल पे अलग अलग है, और दोनों की ही रणनीति अलग होनी चाहिए, दोनों को पढ़ने का तरीका अलग होता है, और दोनों को एक ही तराजू में नहीं मतलब। ठीक है स्टूडेंट, जब आप एडवाइस ले रहे हैं तो आपको एक ऐसे स्टूडेंट से एडवाइस लेनी पड़ेगी जिसने उस तरीके से सिलेक्शन लिया है। आपने मान लीजिए एडवाइस ली किसी सीए स्टूडेंट से जो बिना तैयारी करके एग्जाम देने जा रहा है, और आपने सोचा हमें तो सही एडवाइस मिल गई क्योंकि वो सीए स्टूडेंट भी ऐसा कर रहा है, हो सकता है वो गलत कर रहा हो, उसका सिलेक्शन थोड़ी हुआ है। हाँ, आप अगर ऐसे बोलो कि मेरा एक जानकार है सीए स्टूडेंट, उसने डायरेक्ट एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया, और उसने मुझे ये एडवाइस दी है कि आप डायरेक्टली सिलेक्शन ले सकते हो, तो बात अलग है। सीए, सीएस, सीएमए और कंपटीशन एग्जाम दोनों में दिन रात का अंतर है। वहां पर वो आपकी ये नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि आप सीए बनने के बाद काम कैसे कर पाओगे, जबकि यहाँ पर बेसिक नॉलेज चेक की जाती है। यहाँ पर इजी क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वहां पर अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इनकम टैक्स में इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, मतलब सीए स्टूडेंट को वैसे क्वेश्चन मिल जाए तो वो, मतलब ये मान लीजिए सीए का रिजल्ट जो 4-5% जाता है वो 95% रिजल्ट जाए, वो लेवल होता है। हालांकि सीए करने का बेनिफिट मिलता है, आपका दिमाग भी तेज होता है, ज़्यादा सिलेबस कवर करने की आपकी कैपेसिटी होती है, सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कॉन्सेप्ट आपके कुछ पहले से बेटर होते हैं, तो बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप बिना प्रिपरेशन के एग्जाम देने नहीं जा सकते हैं।
ठीक है। ऋचा जी ये बताइए कि आपने कंपटीशन के कौन कौन से एग्जाम दिए हैं और उनमें कहाँ तक पहुंचे हैं। सर सबसे पहले मैंने आज 2020 में फर्स्ट टाइम जब सोचा था कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और गवर्नमेंट में जाना है। मेरी बेटी हुई थी 2020 अप्रैल में, और अराउंड अगस्त या सितंबर में मेरा मन बना कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो उस वक्त सामने एक एग्जाम आया था रीको का। रिको में भी ऐसी कोई ऑफिसर की पोस्ट थी, और उसमें भी बीकॉम लेवल ही चाहिए था। सारा सब्जेक्ट चेक किया, सब्जेक्ट में प्रिपरेशन मैंने जितना टाइम था उस अराउंड शायद 1 मंथ था, तो मैंने कोशिश की और मैंने सब्जेक्ट अच्छे से तैयार किया। पर मैं जहाँ पर लैग बिहाइंड हुई वो मुझे लगा कि जीके का पार्ट था, राजस्थान जीके का, क्योंकि उसकी ना तो कभी सुना था ना कभी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, ना मुझे पता था कि उसका क्या सिलेबस है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो वहाँ मेरे अराउंड 12 मार्क्स कम थे। मेरा टेक्निकल पेपर अच्छा हुआ था पर राजस्थान जीके में मुझे कुछ भी नहीं आता था। वहां से मुझे ये समझ में आया कि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है, वो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो आपको राजस्थान जीके भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, उधर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने सेकंड पेपर दिया था हाउसिंग बोर्ड का। तब तक काफी टाइम हो गया था। हाउसिंग बोर्ड तो अभी 2024 में 2023 में आई थी। तब तक मेरा राजस्थान जीके भी स्ट्रॉन्ग था, और ये जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी तो कर ही रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया और सामने हाउसिंग बोर्ड का एग्जाम दिखा, तो हमने वो भी फॉर्म भर दिया। वो एग्जाम दे के आई तो मैं सेटिस्फाइड थी कि हाँ हो जाएगी। अच्छा हुआ था वो। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट का दिया, उसमें भी हो गया। और अभी एक एग्जाम दे रखा है, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। प्रोफेसर का एग्जाम दे रखा है। ठीक है। तो स्टूडेंट इन्होंने अभी तक 4 एग्जाम दिए हैं, चारों ही कॉमर्स कंपटीशन के दिए हैं। एक एग्जाम इनसे मिस हो गया, मतलब पिछली बार जेवीवीएनएल वाले एग्जाम के बाद रिको और आरसीडीएफ वाली हम्म। वैकेंसी आई थी, हम्म। तो ये जस्ट उसके बाद स्टार्ट किए थे। तो रिको का हाँ। एग्जाम इन्होंने दिया, आरएचपी का दिया, और ये टीआरए जीआरए वाला दिया, और असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी वाला दिया हुआ है। सभी एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं, बस एपी एबीएसटी का ही बचा हुआ है, उसमें भी हम सिलेक्शन की पूरी उम्मीद कर रहे हैं। रीचा जी ये बताइए कि जनरल पेपर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे सीए हैं जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, मेरे खुद के जानकार हैं, बस वो इस वजह से नहीं देते कि वो मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री जियोग्राफी वो कैसे पढ़ेंगे। तो आप डायरेक्टली ये बताइए कि जो नए स्टूडेंट है वो कैसे प्रिपेयर करें जनरल पेपर को। आप रिसोर्सेज कोचिंग बुक सब बता सकते हैं। सर जनरल पेपर के लिए मुझे लगता है कि कोई तो गाइडेंस आपको चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता एज अ सीए स्टूडेंट, आप या सीए जिसका हो रखा है, उसे ये नहीं पता होता कि गवर्नमेंट एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसको पिच कैसे करना है, उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कहाँ पर क्वेश्चन छोड़ने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी की कुछ एग्जाम्स में होती है। तो मुझे लगता है गाइडेंस की तो नीड रहती है। जैसे राजस्थान जीके है या रीजनिंग का हो गया, इन सब का भी मैंने कोचिंग लिया था। बेसिक बेसिक कोचिंग आपके ही इंस्टीट्यूट से लिया था, और मैंने अराउंड 6 to 7 मंथ्स केवल इसी की डीप स्टडी की थी, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन आने में टाइम था। तो मुझे प्रॉपर टाइम मिल गया था। एक बार पूरा कोर्स जनरल पेपर का कंप्लीट करके मैंने नोट्स बना रखे थे। उसके बाद मैंने टेक्निकल पेपर की प्रिपरेशन करी। ये जनरल पेपर वाले भी सारे सब्जेक्ट आपने हमारे वाले से ही पढ़ा था। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए कि जो जनरल पेपर है उसमें कुछ सब्जेक्ट तो समझने के हैं, जैसे मैथ रीजनिंग हिंदी के कुछ टॉपिक्स, तो वो तो आपको समझने ही पड़ेंगे। बाकी इंग्लिश इस बात पर डिपेंड करता है कि इंग्लिश आपकी ऑलरेडी कितनी सही है। अगर ठीक ठाक आपकी इंग्लिश है तो 10 में से 5-6 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। बाकी जो हमारा हिस्ट्री आर्ट कल्चर जियोग्राफी पॉलिटी वगैरह है, उसमें आप चाहें तो डायरेक्टली बुक्स वगैरह से भी कर सकते हैं। टीचर से करते हैं तो वो डायरेक्टली थोड़ा बता देता है कि कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेज है, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। तो हमने सीईटी के टाइम हमने कोर्स क्रिएट किया था मैजिक कोर्स नाम से, उससे इन्होंने प्रिपरेशन की है। और कॉमर्स कंपटीशन एग्जाम में जनरल पेपर उतना डिफिकल्ट आता नहीं है,
और जनरल पेपर के लिए आपको ज़्यादा ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या बेस्ट कंटेंट है, क्या बेस्ट कंटेंट है। मैं ये कहता हूँ जनरल पेपर आप कहीं से भी कर लो, किसी भी बुक से कर लो, किसी भी टीचर का कोर्स ले लो, यूट्यूब से कर लो, किसी से भी कर लो, सब सेम पढ़ाएंगे। रीचा जी, ये बताइए कि आजकल कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन में इंस्टीट्यूट कोर्स दे करके भूल जाता है और कुछ मतलब नहीं होता। स्टूडेंट ने कोर्स परचेज कर लिया, न कोचिंग बच्चे को जानती है, न बच्चा कोचिंग को जानता है। फिर रिजल्ट के टाइम बच्चे को बहकाया जाता है इंटरव्यू के लिए, फोटो के लिए, और बच्चा बहक जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद, और टीचर के बहकावे में आकर के इंटरव्यू देता है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता। बच्चा कितना ही परेशान होता रहे, तो जो भी आपको डिफिकल्टीज आई हो, सपोर्ट मिला हो, नहीं मिला हो, बिल्कुल अनकट वीडियो जाएगा। नहीं सर, मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो तो सर अपना-अपना ओपिनियन है। पर मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने शुरू से अंत तक अभी तक सारे कोर्सेज़ सीएमजे से ही लिए हैं और सारे ही कोर्सेज़ में मेरा तो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। टेस्ट सीरीज़ भी मैंने सीएमजे से ले रखी है और सर सबसे बड़ी बात ये होती है कि टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको कंटेंट दे रहा है, आपको पढ़ने का तरीका बता रहा है, आपको गाइड कर रहा है, तो उसे एप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इतनी इधर-उधर की बातें करनी चाहिए। और सर उसके लिए तो आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू सर, अभिषेक सर और आपका सर, कि मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। तो मैंने 3 साल में एटलीस्ट 2 गवर्नमेंट जॉब को तो क्रैक कर ही लिया है और तीसरा लाइन्ड अप है। तो मैं तो सर इस बात को बिल्कुल नेग्लेक्ट करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई ना कोई गाइडेंस, आपको कोई ना कोई गुरु तो चाहिए अपनी रणनीति को, अपने रण को तैयार करके और रणनीति को तैयार करके उस लेवल तक और उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और उस पूरी जर्नी में आप दोनों का मेरे को पूरा सपोर्ट रहा। कितनी बारी ऐसा होता था कि मुझे फोन पे भी काफी बार सर से बात करने का मौका मिलता था और सर से गाइडेंस मिलती थी। मैं पूरी सेटिस्फाइड हूँ सर। तो स्टूडेंट देखिए, हम क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए और क्या नहीं कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, जिससे आप अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन रखें ही नहीं। सबसे पहली बात, हम पढ़ाते वक्त भी हर क्लास में और सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले भी पूरा तरीका बताते हैं कि उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। दूसरी बात, आप नए स्टूडेंट हो, अभी कॉमर्स कंपटीशन की लाइन में आए हो, कुछ भी नहीं पता प्रिपरेशन कैसे करें, आप ऐप में मैसेज करेंगे कि सर मुझे गाइडेंस चाहिए, आपके पास कॉल आएगा। आपका पेपर होता है, आंसर की आती है ऑफिशियल, उसमें आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, हम ड्राफ्ट बना करके देंगे, आपको केवल लगाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो जहां पर भी आपको दिक्कत है ना, वहां पर आपकी हेल्प कर दी जाएगी। जब टीआरए का रिजल्ट आया था, तो आपको पता है कि कुछ टीचर्स ने वीडियो बनाए थे कि कट ऑफ इतनी चली गई, मैं कैसे कह दूं तैयारी कर लो, मैं तो ये कहूंगा तैयारी करना छोड़ दो, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले उन्हीं टीचर का वीडियो आता है, फाइनल रिजल्ट के बाद हमने 3200 सिलेक्शन दे दिए। मतलब जो डीवे में आपके पास बच्चे नहीं थे, बच्चों को आप ये कह रहे थे तैयारी करना छोड़ दो, फाइनल में वो 3200 स्टूडेंट हो गए। तब भी हमने एक वीडियो बनाया था, हालांकि बहुत ज़्यादा आलोचना हमें सुनने को मिली थी, लेकिन जो सही है वहां पर हम आपका सपोर्ट कर पाएंगे। क्या हम नहीं कर पाएंगे? हम भीड़ के साथ नहीं चल पाएंगे कि जो बच्चों को लग रहा है वो आप करो। न हम किसी शॉर्टकट का सपोर्ट कर पाएंगे कि आप 25-30 दिन में सिलेक्शन ले सकते हैं। न हम ये कर पाएंगे कि भाई आंदोलन करो, आरसीडीएफ के लिए आंदोलन करोगे, एक्सपीरियंस हट जाएगा, इस चीज के लिए आंदोलन करो। ये सब चीजें हम नहीं कर पाएंगे। और एक फैसिलिटी होनी चाहिए, मैं मानता हूं कि होनी चाहिए, लेकिन पॉसिबल हो नहीं पाती है, न ऑफलाइन में न ऑनलाइन में। स्टूडेंट चाहता है कि उसके पास हमेशा टीचर का मोबाइल नंबर रहे, वहां पर वो फोटो खींच करके क्वेश्चन भेज दें और टीचर उसको रिप्लाई करें। तो देखो, कंपटीशन एग्जाम में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हर अच्छे इंस्टीट्यूट के पास हजारों स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप बोलेंगे सर कुछ टीचर फैसिलिटी देते हैं,
तो वो सीए वगैरह में देते होंगे जिनके पास 40-50 स्टूडेंट है, कंपटीशन एग्जाम में नहीं दे सकते हैं। तो ऋचा जी, मैं यही जानना चाहूँगा, जैसे सीए के दौरान आपने ऑफलाइन क्लासेस देखी होगी, अब आपने ऑनलाइन ली, तो ऑनलाइन में पहली बात तो समझने में कितनी परसेंट दिक्कत आई, क्योंकि हमारा कोर्स रिकॉर्डेड होता है। तो जैसे 5% दिक्कत आई, 10%, 20% दिक्कत आई, और वो जो दिक्कत आई उसका सॉल्यूशन आपने क्या निकाला? क्योंकि ये फैसिलिटी तो मिल नहीं रही थी कि व्हाट्सएप पर टीचर को भेज दो, टीचर हाथों हाथ रिप्लाई करेगा। तो कितने परसेंट दिक्कत आई और क्या समाधान निकाला आपने? सर मैंने ऑनलाइन जो कोर्स लिया और जो आप लाइव क्लासेस चलाते थे, तो लाइव क्लासेस में जो क्वेश्चन पूछते थे वहाँ पर अगर मुझे कोई क्वेश्चन में दिक्कत आई तो मैंने वहाँ कमेंट करके उसका क्वेश्चन डाल दिया और उसका आंसर मुझे मिल गया। बाकी एज सच सर मुझे ऐसा लगा नहीं कि कहीं स्कोप छोड़ा कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, और आई तो इस तरीके से ही सॉल्व हो पाई। ठीक है। तो वो स्टूडेंट, पहली बात तो हम लोगों ने लगभग 10 साल ऑफलाइन पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया और हम कोर्सेज रिकॉर्डेड बनाते हैं। तो यदि हम रिकॉर्डेड बना रहे हैं, हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज वैसे नहीं है कि हम लाइव बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर लिया, हम प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब हमें पता है कि हमारा कोर्स रिकॉर्डेड है, तो हमें ये भी पता है कहाँ पर दिक्कत आ सकती है, कोर्स उसी तरीके से बनाया जाता है। फिर भी मान लीजिए 2, 4, 5% आपको दिक्कत आ रही है, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि अगर लाइव सेशन हो रहे हैं वहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरी बात, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, केवल हमारा ही टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 24 घंटे स्टूडेंट्स के लिए ओपन रहता है। वहां पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, अदर स्टूडेंट्स आपको बता देंगे, कई बार हम भी बता देते हैं। तीसरी बात, अगर टेस्ट में प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन में आपको लगता है मिस्टेक है, तो वहां पर क्वेश्चन को रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन होता है। इवन मॉक टेस्ट में तो जब हम उसका वीडियो सॉल्यूशन बनाते थे, तो बताते थे कि इस स्टूडेंट ने ये क्वेरी रिपोर्ट की है और इसका ये सॉल्यूशन होगा। और भी आप ऐप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम एश्योरेंस नहीं दे सकते कि रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन अगर बड़ी मिस्टेक है तो आ जाएगा। और एक चीज को कई बार बताया हुआ होता है आपको। आपने जैसे स्टार्ट किया इनकम टैक्स का पहला चैप्टर, हो सकता है कुछ आपके डाउट हो, लेकिन जब आप इनकम टैक्स कंप्लीट करेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, वो चीज़ें आगे जाकर के कवर हो जाएगी। रिचा जी, ये बताइए कि आप जैसे एग्जाम दे रहे थे, या फिर सीए आपका हो गया था, कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे थे, केवल घर पे रह रहे थे, तो डीमोटिवेशन फील होता था क्या कि अपन अपनी वर्थ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे हैं? तो खुद को कैसे मोटिवेट रखा, किस पर्सन ने, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? सर ऐसा है कि सर जब जॉब नहीं कर रही थी और घर पर थी तब भी हमेशा मन में लगा रहता था कि यार मेरे बराबर के लोग कहाँ गए, कोई प्रमोटेड हो रहा है, कोई कौन सी जॉब में है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। मैं हूँ ऑफिस में 2 घंटे दिए 3 घंटे दिए, पर जितना वर्थ आना चाहिए, जितनी प्रोडक्टिविटी मैं अपनी नॉलेज और अपनी एक्सपीरियंस से वर्थ निकाल सकती हूँ वो नहीं हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन तो था। पर फिर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला चिड़िया को भी दाना ज़रूर देता है, लेकिन उसको भी घोंसले से बाहर तो आना ही होता है। तो इसी रीज़न से कहीं न कहीं यही मोटिवेशन था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचा और उस लाइन में आगे बढ़ी। तो स्टूडेंट देखो, सबसे मेन पॉइंट इन्होंने ये बताया कि खुद आपको अपनी वर्थ पहचाननी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि लाइफ में कुछ कमी है या नहीं है, खुद आपको देखना पड़ेगा। और कमी यदि आपको महसूस हो रही है तो आपको एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। टैलेंट आपके अंदर होता है, लेकिन एफर्ट्स आपको करने ही पड़ेंगे। मैं ऐसे ये सर हम्म, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे नॉलेज में काफ़ी है जो अपनी डिग्री की वैल्यू नहीं कर रहे हैं सर। डिग्री ले रखी है, अपना नेम लैंड करा रहे हैं, कोई हाउसवाइफ्स बने हुए हैं, कोई ठीक है कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम रेयर रिसोर्सेज में भी कुछ वर्थ तो निकाल ही सकते हैं। जैसे मेरा है कि मैं जोधपुर में रहती हूँ और मेरे पास ऑप्शन नहीं है जोधपुर छोड़ने का, तो मैंने ये तरीका निकाला कि मैं अपनी वर्किंग इस तरीके से कर सकती हूँ, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे जूनियर अकाउंटेंट, डिफरेंट जॉब होगी, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का नॉलेज एक्सपीरियंस जो जिस तरीके का प्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं उस जॉब में भी मुझे फायदा देगा। जैसे एक्सेल चलाना आता है या
आपको टैली का वर्क आता है या जो भी है जॉब में, वो चीज़ें भी मैटर करती है। एक देवी ऐसी होती है जो जिनका नाम है सरस्वती माता, तो वो कभी सर उधार नहीं रखती है। हो सकता है कोई बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, बस मेहनत शिद्दत से होनी चाहिए। तो मैंने मेहनत और समर्पण, फ़ोकस रखा, पर मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट होना, वो मेरा एक बेसिक था। मेरा बेसिक ये लेवल था कि मैंने इस तैयारी को करने में मुझे कहीं दिक्कत नहीं आई। मेहनत तो सर करनी ही थी, पर मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग था। मेरा अकाउंट्स, मेरा ऑडिट, ये सब्जेक्ट कॉमर्स का स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मुझे ऐसा था कि मैं कम टाइम में भी अपनी प्रोडक्टिविटी निकाल सकती हूँ। स्टूडेंट, मैं इस बात से हटकर एक एक्स्ट्रा बात आप लोगों से करना चाहूँगा। देखो, इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हाउस वाइफ बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जितनी मेहनत हस्बैंड बाहर जाकर के कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत और उतना ही रेस्पेक्टेड वर्क है हाउसवाइफ बनना, और उतना ही रेस्पेक्ट होना चाहिए। हालांकि हमारी सोसाइटी में होता नहीं है। लेकिन बात यह है कि यदि आप हाउसवाइफ बने हुए हो, तो फिर आप अपनी मर्जी से बने हुए हो। आपने ये डिसाइड किया, खुद ये डिसाइड किया कि मुझे हाउसवाइफ ही बनना है, मुझे इस चीज में आनंद आता है, मुझे ये करना है। और कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि हमारी तो शादी ही ऐसी फैमिली में हुई जो हमें जॉब नहीं करने देना चाहते, हमारे पेरेंट्स नहीं करने देना चाहते, या फिर हमें तो डर लगता है, हमें कोई एग्जाम नहीं देने देता, हम दूसरे शहर जाकर के जॉब कर नहीं सकते। और कोई लिमिटेशन फैक्टर नहीं होना चाहिए। आप जो बनना चाहते थे वो बने हुए हैं, बस ये होना चाहिए। और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप हाउस वाइफ बनिए, चाहे आप सीए बनने के बाद में एलकेजी वाले बच्चों को पढ़ाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वो डिसीजन आपका होना चाहिए। आप अपनी लाइफ से खुश होने चाहिए। मेरे सर खुद के ऐसे फ्रेंड्स। जेएनयू में ऐसा बोलते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो 184 करोड़ योनियों के बाद मिलता है। तो हमें लगता है कि अगर हमने ये जन्म लिया है, तो अगर हम अपनी लाइफ अपने तरीके से हैंडल करें और अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर हमारी लाइफ, हमारी डिसीजंस अगर रिमोट कंट्रोल बने हुए हैं, तो वो नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो। चाहे आप सीए करके किसी बिजनेस का ओनर ही हो, चाहे सीए करके साधु संत बने हो, महाराजा बने हो, चाहे सीए करके होम मेकर बने हो, वो आपका डिसीजन होना चाहिए। किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तो रिग्रेशन पॉइंट नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, बात यही है कि आप जो भी कर रहे हो उससे आप खुश हो, और वो केवल आपका और आपका ही डिसीजन होना चाहिए। उसके लिए किसी पर्सन की परमिशन वगैरह की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये मेरे अपने विचार है, हो सकता है आप सहमत हो नहीं हो। मेरी आदत है साफ बोलने की। और रीजा जी, ये बताइए कि इस एग्जाम के लिए आपने कितने मंथ प्रिपरेशन की, नोट्स बनाए, प्रिंट आउट निकाले, और कैसे प्रिपरेशन की? सर 2021 नवंबर या दिसंबर में ऐसा पता चला कि नोटिफिकेशन आने वाला है। उससे पहले मैंने रिको का एग्जाम दिया था, फिर एक बार मैं मतलब जीके की तैयारी करने लग गई। पर ऐसा सुनने में आया था नवंबर दिसंबर में कि जनवरी में या फरवरी में 2022 में नोटिफिकेशन आएगा और मई में एग्जाम हो जाएंगे। तो ऐसा करके यही सोच के मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मैंने सीएमजे का कोर्स, जब आपने अर्ली बर्ड में जो ऑफर निकाला था, उस वक्त ले रखा था। और उससे मैंने धीरे धीरे करके रोज का टाइम देके नोट्स बनाने स्टार्ट करे। कुछ ऐसा ही हुआ कि वो एग्जाम आगे आगे पोस्टपोन होता 2023 2024 तक पहुंच गया। फिर बीच में सीईटी डाल दिया। तो मुझे इसका बेनिफिट ये मिला कि मैंने जब शुरू से प्रिपरेशन करी थी 2021 से, तो मैं करंट अफेयर से टच में थी। मैं राजस्थान जीके कर रही थी, रीजनिंग और ये सब कर रही थी। रीजनिंग तो नहीं, ये राजस्थान जीके और ये जो टेक्निकल पोर्शन है, जीएफआर, आरएसआर, वो कर रही थी। तो जब ये पता चला कि जूनियर अकाउंटेंट से पहले सीईटी होने वाला है, तो मैं इतनी पैनिक नहीं हुई, क्योंकि काफी तैयारी मेरी 80% पोर्शन मैंने वो सोच के 2021 से कर लिया था। तो उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आया, फिर वो भी पोस्टपोन हुआ। ऐसे करके प्रिपरेशन सर मेरी कंटिन्यूटी हमेशा रही।
प्रिपरेशन मैंने कभी नहीं छोड़ी, बीच में ब्रेक कभी नहीं लगा, चाहे होली हो, दिवाली हो, राखी हो। मुझे अगर पढ़ाई में टाइमिंग देना था तो मैंने अपना टाइम निकाल के टाइम दिया। स्टूडेंट 2021 के एंड में हमने कोर्स लॉन्च किया था। सबसे पहले कोर्स भी हमने ही लॉन्च किया था, तभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो काफ़ी लंबे टाइम तक, लगभग 2 साल बीच में कुछ जनरल पेपर की प्रिपरेशन की होगी, तो इन्होंने प्रिपरेशन की है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो सीए स्टूडेंट है ना, वो डायरेक्ट एग्जाम दो, उनका टाइम बचेगा, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि टाइम कैसे बचेगा? एग्जाम यदि सभी का 6 महीने बाद होना है ना, तो उन सीए वालों का भी 6 महीने बाद ही होगा। आप ये सोचो कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारा टाइम बच रहा है। जो टाइम बच रहा है उसमें आप क्या करोगे? आराम करोगे। इससे बढ़िया तो यही है ना कि आप भी बाकी स्टूडेंट के जैसे ही प्रिपरेशन करो। सिलेक्शन के बाद यदि आपको लगता है कि आपने एक्स्ट्रा मेहनत कर ली, तो फिर लोगों को बताओ कि भाई सीए वालों को एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन आपने ये सोच लिया कि हम तो डायरेक्ट एग्जाम देंगे, हमारा टाइम बच रहा है, फिर रह गए तो वैकेंसी 4-5 साल तक नहीं आएगी। टीचर जी, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सीएमजे के बारे में आपको कब पता चला, कैसे पता चला, जुड़ने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अच्छा लगा ये तो आप बता चुके हैं, क्या कम अच्छा लगा या क्या हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? सर सीएमजे का तो जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जूनियर अकाउंटेंट का, वो ऐसा सुनने में आ रहा था, टेलीग्राम में कुछ ग्रुप से जुड़ रखी थी, तो उन्होंने कहा कि कॉमर्स की ये वैकेंसी आनी है, और मेरे पास कॉमर्स ही मेरा बेस्ट पार्ट रहा है, तो मुझे कॉमर्स से ही फाइट करना था। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, तो उसमें ही सीएमजे का भी वीडियो था। आपका और अभिषेक सर के दोनों वीडियो मैंने चेक किए। उसके बाद मैंने सीएमजे का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, और मुझे लगा नहीं, कोर्स तो वहाँ पर जो वीडियो देखा था उससे मुझे प्रेजेंटेबल और बढ़िया लगा। मुझे लगा कि नहीं, कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टॉपिक्स मैंने देखे जो मेरे ऑलरेडी पढ़ रखे थे, जैसे अकाउंट्स का था, या ऑडिट के जो टॉपिक्स आपने उसमें ये विद्युत वाले ये इसमें करा रखे थे, तो मैंने वो वाले टॉपिक्स देखे उस प्रिपरेशन में, ये जेडीवीएनएल में या जेबीवीएनएल में। तो मुझे लगा कि नहीं, जो चीज पढ़ रखी है उसे हम कंपेयर इजीली कर सकते हैं। तो मुझे लगा नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज बढ़िया है। उसके बाद आप जो समराइज करते हो, इन शॉर्ट करते हो, उससे नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो मैंने बस वो उसी वीडियो पे ट्रस्ट करके कोर्स लिया। उसके बाद मैंने सेकंड सेकंड कोई ऑप्शन नहीं रखा, और उसके बाद ट्रस्ट किया, तो वो मेरे को सक्सेस लग हो भी गई। स्टूडेंट, टीचर का डेमो लेने का बेस्ट तरीका यही है कि आप उनसे वो चीज़ पढ़ें जो आपने पढ़ा हुआ है। नई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। रीचा जी, क्या कम अच्छा लगा या फिर क्या हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? सर कम अच्छा तो, सर एज सच मुझे कोई, मतलब एक वो होता है ना कि अगर आपको कहीं से पॉजिटिवनेस आ रही है तो आपको कुछ नेगेटिविटी दिखती नहीं है, ऐसा ही कुछ मेरे साथ है। मुझे अभी तक हर रिजल्ट इस इंस्टीट्यूट ने दिया है, तो मुझे अभी तक, तो मुझे नेगेटिविटी अभी समझ में नहीं आ रही है कि क्या रिमार्क करना चाहिए, नहीं, नेगेटिविटी के लिए नहीं, अगर कुछ और या कुछ इम्प्रूवमेंट आपको सजेशन। ध्यान में आया हो, सजेशन। नहीं सर, मुझे तो नहीं लगा। ठीक है। एक ये बताइए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सीएमजे है ना ज़्यादा डेप्थ में करा देता है, तो आपकी नज़र में डेप्थ में पढ़ना बेनिफिशियल रहता है या शॉर्ट में पढ़ना बेनिफिशियल रहता है? और दूसरी बात, अगर हमारा कोर्स डेप्थ है तो इतना ज़्यादा डेप्थ है क्या कि मैनेजेबल ही नहीं है, एग्जाम आ जाएगा आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी डीप स्टडी कर रखी है तो आप जनरल और बेसिक क्वेश्चन तो ऐसे ही निकाल दोगे। और जब भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो ऊपर ऊपर से बेसिक पढ़ने से बेटर है आप डीप में पढ़ो, तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर रहोगे। बेसिक आए तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और डीप में आए तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। प्लस में ही रहोगे, माइनस में तो बिल्कुल नहीं होगा। स्टूडेंट, क्या होता है जैसे आईपीसीसी लेवल पर ऑडिट के मैंने बहुत सारे बैचेज निकाले हैं, वहां पर यदि अपन 100, 110, 120 घंटे लगा रहे हैं, तो कंपटीशन में कम से कम इतना फर्ज तो बनता है कि अपन
1/4 या 1/3 टाइम लगाएं, 40 घंटे तो कम से कम लगाएं। लेकिन आप ये सोचते हो कि भाई 10 घंटे में एक सब्जेक्ट हो जाए, 5 घंटे में एक सब्जेक्ट हो जाए, तो वो बहुत बड़ी गलती है। मतलब शॉर्ट किया ना चीज़ों को, 120 घंटे को 40 घंटे पर लेकर के आ गए, तो एक सब्जेक्ट को इतना टाइम तो स्टूडेंट आपको देना ही पड़ेगा, वरना आप हर बार शॉर्ट में पढ़ते जाओगे, एग्जाम देते जाओगे और एक वैकेंसी 4-5 साल में आएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। टीचर जी सर मेरा। गवर्नमेंट एग्जाम है जहाँ पर हर जगह इतना कंपटीशन है, 15-15 लाख इतने लोग बैठ रहे हैं। वहां पे अगर आपको अपना बेस्ट निकालना है तो आपको डीप स्टडी करनी ही होगी। आप शॉर्टकट नहीं निकाल सकते। और एक बार अगर डीप स्टडी कर दी, उसके बाद आप अगर शॉर्ट शॉर्ट नोट्स समराइज चीजें देखते हैं तो वो बेनिफिशियल होगा। पर शुरुआत में ही अगर आप शॉर्ट में चले गए, शॉर्टकट देखा, तो मुझे नहीं लगता कि वो फ्रूटफुल होगा। स्टूडेंट अच्छा क्रिकेटर वही बनता है जो टेस्ट खेलता है, वही T20 में अच्छा खेल सकता है। ये दुनिया की हर चीज पर लागू होता है। आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, पहले ही आपने कोशिश की कि मेरे को तो स्पीडली सीखना है, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। पहले आपको बेस बनाना पड़ेगा। टीचर जी मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उनके लिए क्या लास्ट वर्ड, स्ट्रेटेजी, टिप्स जो भी आपने अपने करियर से सीखा देना चाहेंगे? या फिर गर्ल्स स्टूडेंट या फिर सीए स्टूडेंट की बहुत बड़ी समस्या है, उन्हें पता नहीं है कि कॉमर्स वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब भी होती है। सीए में तो आपको पता है कि अगर फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों को अपन करें तो मुश्किल से 4-5% ही बन पाते हैं, उससे भी कम। हालांकि अभी तो 1-2 अटेम्प्ट से बढ़ा दिया है उन्होंने रिजल्ट। तो जब बच्चा बीच में रह जाता है, इंटर क्लियर नहीं हो रहा, तो उसको लगता है कि मेरा तो भविष्य ही खराब हो गया। इवन 2-3 बच्चे मेरे ऐसे संपर्क में है जिनका सीए फाउंडेशन या सीपीटी नहीं हुआ, उन्होंने 3-4 बार दे लिया एग्जाम, उनको लगता है लाइफ ही खत्म हो गई और वो डिप्रेशन में चले गए। तो फिर जो भी आपने अपनी लाइफ से सीखा, उसके बेसिस पर आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर मैं तो हमेशा मेरे पापा की वैल्यूज, पापा के कहने पर चली हूँ। और मैं बचपन से एक डायलॉग तो उनका रेगुलर सुनती हूँ। वो एक चीज बोलते हैं कि अर्जुन की नजर चिड़िया की आंख पर होनी चाहिए। तो अगर आप अपना छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फोकस, या छोटे से छोटा एग्जाम भी दे रहे हैं और बड़े से बड़ा एग्जाम भी दे रहे हैं, तो आपको केवल उसी पे ध्यान देना है, ना इधर का ना उधर का। सिर्फ फोकस एक होना चाहिए। और सेकंड सर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी। मैंने सर 2021 से लेके जब तक एग्जाम हुआ, लास्ट मेरा 20 मई को एग्जाम था प्रोफेसर का, कोई एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैं मॉर्निंग 3 o'clock से मॉर्निंग 8 o'clock तक, वो मेरे पढ़ने के टाइम में मैंने कुछ और किया होगा। मैं 3 बजे से 8 बजे तक तो कंटिन्यूटी पढ़ ही रही थी। उसके अलावा जब भी जैसे टाइम मिलता, शायद फलके बनाते हुए भी या घर का काम करते हुए भी ईयरफोन डाल लिया। पर अगर आपका फोकस स्ट्रांग है और आप शिद्दत से पढ़ रहे हो, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, इनकी बातें और कुछ अपने विचार मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। ये बात उन लोगों के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, या फिर सीए स्टूडेंट है बीच में अटक गए हैं। देखो पहली बात तो आप ये मानिए कि आपने जो भी एग्जाम दिए हैं, जो भी आपने सीखा है, उसको आप पॉजिटिवली लीजिए कि उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, नुकसान नहीं है। मेरे पास जो 11th-12th के स्टूडेंट आते हैं, उनको मैं यही एडवाइस देता हूँ कि आप सीए कीजिए। अगर आपसे फाउंडेशन नहीं भी हुआ तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इवन जिसने एक बार में फाउंडेशन कर लिया और जिसने 4 बार फाउंडेशन का एग्जाम दिया और नहीं हुआ, उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम में। दूसरी बात, मैं ये एडवाइस देता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम दीजिए, लिमिटेशन मत लगाइए कि केवल राजस्थान के एग्जाम, राजस्थान के, सेंट्रल के, अदर स्टेट के सारे एग्जाम दीजिए। एक साल में 7-8 एग्जाम आप दीजिए। डेप्थ में पढ़िए, एक बार प्रिपरेशन होगी फिर आपका रिवीजन होता रहेगा। रेगुलरिटी जरूर रखिए, किसी दिन मन नहीं है पढ़ने का, चाहे आधा घंटा ही पढ़िए, कंटिन्यूसली पढ़िए, फोकस रखिए। ऋचा जी ने बताया कि 2020 में बच्चा हुआ, तो जब टीआरए जीआरए की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो छोटे बच्चे के साथ प्रिपरेशन करना कितना कठिन होता है, फिर भी इन्होंने किया
और फैमिली कितना भी सपोर्ट करें लेकिन घर के कुछ काम तो करने ही पड़ते हैं। कितना भी सपोर्ट करें लेकिन घर के काम में हाथ बटाना ही पड़ता है। मैंने 2-3 दिन पहले एक मेरे साथी टीचर है फीमेल, उनका मैंने स्टेटस देखा तो उन्होंने लिखा हुआ था कि ये दुनिया चाहती तो है कि महिलाएं चांद पर जाएं, आसमान को छुएं, लेकिन वहां पर जाने से पहले 4 पराठे बना करके जाएं। अगर 12 घंटे भी जॉब कर रहे हैं ना फीमेल, तो ये उम्मीद की जाती है कि जाने से मॉर्निंग पहले आपको सारा काम करना है और और आने आने के के बाद बाद करना। सारा काम करना है। हालांकि इस चीज में मैं ये मानता हूँ कि अगर दोनों जने वर्किंग है तो घर के काम दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जो वर्किंग नहीं है उसकी पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। तो स्टूडेंट बस आप इन चीजों को फॉलो कीजिए और सिलेक्शन आपका जरूर से होगा। आप 1.5 या 2 साल का प्लान बना करके इस प्लान पर चलिए, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम दीजिए, कंटिन्यू तैयारी कीजिए, डेप्थ में कीजिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप भी यहाँ पर आएंगे और बताएंगे कि ऋचा जी का वीडियो देखा था, उससे हमें प्रेरणा मिली, फिर हमने तैयारी की तो हमें भी अच्छा लगेगा, ऋचा जी को भी अच्छा लगेगा। तो ऋचा जी एक बार फिर से आपको आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और इतना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, और आपका गाइडेंस रहा तो हम यहाँ तक पहुँच पाए, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार है। और कोशिश करेंगे कि आपको एक बार फिर से बुलाएं असिस्टेंट प्रोफेसर के टाइम, एक बार शॉर्ट टाइम के लिए। बिल्कुल सर, थैंक यू। होपफुली। थैंक यू।